पूरी दुनिया में मौजूद कुछ जगहों ने सदियों से वैज्ञानिकों और विद्वानों को हैरानी में डाला हुआ है। अंटार्कटिका का ये विशाल पिरामिड दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड हो सकता है। ऐसी कुछ जगह हैं जोन ऑफ साइलेंस, गेट ऑफ द गॉड्स और बर्म्यूडा ट्रायंगल। इस बात की पूरी संभावना है कि बर्फ के नीचे वो चाबियां छिपी हों जिनसे हम अपनी प्राचीन इतिहास में झांक सके। इन रहस्यमयी जगहों पर जाने वाले लोगों ने अजीबोगरीब ऊर्जा, अचानक गायब होने और अलौकिक घटनाओं के अनुभव साझा किए हैं। वो कौन थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो क्यों आए थे? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? दुनिया की शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और बदनाम रहस्यमयी जगह एक ही है और वो है बर्म्यूडा ट्रायंगल। प्लेन्स का गायब होना, बहुत सारी अजीब अजीब लाइट्स का दिखाई देना, वहां बहुत कुछ वियर्ड है और ये सब कुछ अटलांटिक के इस एक कोने में हो रहा है। मायामी, पोर्टो रिको और बर्म्यूडा के बीच लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके ने दशकों से वैज्ञानिकों, अनुभवी सेलर्स और यहाँ तक कि सैन्य जांचकर्ताओं को चकराया हुआ है। देखिए, ये पूरी तरह रियल है और इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं कि सारे लोग गायब हो गए। मैं इसे सुपरनैचुरल फिनोमेना तो नहीं कहूंगा, ये एक्चुअली समझाया नहीं जा सकता। शिप्स कितनी बार बिल्कुल खाली मिली है, ना उसमें किसी स्ट्रगल के निशान है, ना उनके क्रू का कुछ पता है। समुद्री यात्राओं के शुरुआती वक्त से ही नाविकों ने यहाँ अजीबोगरीब चीजों के दिखने की बात कही है। अगर हम देखें तो बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में क्रिस्टोफर कोलंबस के टाइम से ही लोगों को पता लगने लगा था। वो खुद भी जाने माने सेलर थे। उस वक्त के उनके ट्रैवल लॉग्स काफी एक्यूरेट थे और जैसे ही कोलंबस इस बर्म्यूडा ट्रायंगल एरिया में पहुंचे, उनके कंपास ने गड़बड़ी करना शुरू कर दी और इसकी अगली रात उन्होंने आग के एक बड़े से गोले को समंदर में जाते देखा। उन्हें वहां पर अजीब लाइट्स दिखी और वहां पर अजीब वेदर फिनोमेना दिखा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई मॉडर्न या अर्बन मिथ नहीं है जो हमने 21st सेंचुरी में बना लिए। ये उतना ही पुराना है जब से लोग उस एरिया में वहां जा रहे हैं। इन जहाज और विमानों का बिना किसी निशान यूं गायब हो जाने की क्या वजह है? आखिर यहाँ ऐसा क्या होता है कि अचानक एरोनॉटिकल और नेविगेशनल इक्विपमेंट काम करना बंद कर देते हैं या खुद ही रास्ता बदल लेते हैं? अगर ऐतिहासिक शिपिंग रिकॉर्ड्स की माने तो बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़े रहस्य हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा पुराने हैं। कोलंबस के दर्ज अनुभवों के करीब 150 साल बाद 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी सेना का वास्ता बर्म्यूडा ट्रायंगल के सबसे ज्यादा उलझाने वाले रहस्य से पड़ा। दोपहर 2 बजे 5 यूएस नेवी टॉर्पीडो बॉम्बर्स फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा के नेवल बेस से एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए निकले। मगर 2 घंटे चलने वाले इस मिशन में बस कुछ ही देर बाद ये 5 विमान अचानक गायब हो गए। ये सभी के लिए अजीब था। हम मॉडर्न टाइम में आ चुके थे, अब हमारे पास रेडार था, रेडियो था और फिर भी ये 5 एयरक्राफ्ट गायब हो गए। ये मामला तब और उलझ गया जब नौसेना का भेजा बचाव दल भी गायब हो गया। ये 6 विमान जिन्हें कुशल पायलट्स उड़ा रहे थे, कुछ ऐसे गायब हुए मानो उन्हें हवा निगल गई हो। अब सवाल यही था कि ये सारे एयरक्राफ्ट्स आखिर गए कहां? ये कुछ ऐसा था जैसे वो हमारी दुनिया से कहीं और ही पहुंच गए हों, लेकिन ये कहीं और कहां था? यही मिस्ट्री है बर्म्यूडा ट्रायंगल की।
इतने सालों में बमुश्किल ही कोई बर्मुडा ट्रायंगल में घटी इन अजीब और गरीब घटनाओं का सच बताने के लिए बचा है। लेकिन अमेरिकी पायलट ब्रूस गर्नन एक अपवाद हैं। साल 1970 में गर्नन, उनके पिता और एक बिजनेस एसोसिएट बहामस से फ्लोरिडा की उड़ान में थे जब गर्नन ने अपने विमान के ठीक सामने एक अजीब से बादल के मौजूद होने की बात कही। जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंचे, गर्नन का ये दावा है कि उस बादल ने एक डोनट या वॉटेक्स का आकार ले लिया। वो टनल जैसा स्ट्रक्चर पहले तो काफी बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वो छोटा होता गया। जब हम टनल में एंटर हुए तो बहुत कुछ अमेजिंग होता चला गया। मुझे वहां बस ये अजीब सा ग्रेइश येलोइश फॉग दिख रहा था। मैंने उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक फॉग रखा है। वहां तुरंत कुछ लाइंस बन गईं और उन्होंने एक राइफल बैरल की शेप ले ली। वो लाइंस धीरे धीरे काउंटर क्लॉकवाइज घूमने लगी। मुझे वहां बहुत इंटेंस इलेक्ट्रिसिटी महसूस हुई। ये कुछ फ्लैशेस जैसे आ जा रही थी। मैंने नोटिस किया कि मेरे इंस्ट्रूमेंट्स माल फंक्शन कर रहे थे और इसके साथ ही मुझे एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी। आखिरकार टनल से बाहर निकलने पर गर्नन ने जब मायामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रेडियो पर संपर्क किया तो वो लोग उनके विमान को अपनी रेडार स्क्रीन पर नहीं देख पाए। और इसके लगभग 3 मिनट बाद जब रेडियो कंट्रोल वापस कनेक्ट हुआ तो वो काफी एक्साइटेड था। उसने मुझे मायामी में देखा था, लेकिन मेरे लिए ये मानना मुश्किल था। मैं 33 मिनट से एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था, जबकि 1 घंटा 3 मिनट बीत चुके थे। क्या समय और लोकेशन में इतना फर्क आना मुमकिन है? या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स पृथ्वी पर आने के लिए ऐसे किसी रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब चूंकि पूरे ब्रह्मांड में वर्म होल्स मौजूद हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस तरह के गेटवेज पृथ्वी के छोटे इलाकों में भी हैं? अगर ऐसा है, तो क्या इस तरह के मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्तर की मौजूदगी से हम ऐसे वर्म होल्स को ढूंढ सकते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो ऐसा संभव है। आइंस्टाइन के मुताबिक हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेस को बेंड कर सकते हैं और हो सकता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसी जगहों से उन्हें एक एनर्जी बूस्ट मिलता हो, जिससे वो अपनी स्पीड को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो और अपनी मनपसंद जगह जा सकते हो। यानी वो इस तरह की जगह से एक्स्ट्रा पार्टिकल्स या एनर्जीज का इस्तेमाल करके अपना सफर पूरा करते हो। तो होता ऐसा है कि जब भी आपके पास हायर एनर्जी होगी, स्पेशली अगर वो हायर प्लेन या हायर डिमेंशन से आती है, तो वो एक स्पिन की फॉर्म में आएगी। यही रोटेशन और स्पिन उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करेंगी। इसलिए यूजुअली ऐसी एनर्जी एमिशंस वोर्टेक्सेस की शेप की होती है। यानी ये वोर्टेक्स और गेटवे एक ही चीज हुए। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक वैसा ही इंटरडायमेंशनल डोरवे है जैसा एलियंस यूज करते हैं। बिल्कुल अनकनेक्टेड लोग एक ही जैसी चीजें रिपोर्ट करते हैं और हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना का इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। उन्हें कुछ अजीब से क्लाउड्स दिखाई देते हैं। इस फिनोमेना का एक ही मतलब है कि यूएफओज हमारी डायमेंशन में लगातार आ जा रहे हैं। यूएफओज के दिखाई देने, जहाज और विमानों के गायब होने की रिपोर्ट्स के बीच कुछ का दावा है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा पोर्टल है जो दोनों तरफ से काम करता है। इस हिसाब से एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का दावा है कि दूसरी दुनिया के जीव प्राचीन समय से इनका इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि किसी रोज इन्हीं रास्तों से हम उन तक पहुंचे? और अगर ऐसे कुछ रास्ते वाकई बर्मुडा ट्रायंगल के पानी पर मौजूद हैं, तो क्या ऐसा ही कुछ जमीन पर भी हो सकता है? पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर करीब
1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दुनिया का सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप एंटार्क्टिका। यहाँ का मौसम बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि यहाँ का रोज का औसत तापमान करीब -45 डिग्री सेल्सियस रहता है और हवा भी 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज रफ्तार पर बहती है। इसीलिए एंटार्क्टिका के बहुत बड़े हिस्से में तो इंसान रहते ही नहीं है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज का इंसान इस महाद्वीप पर पहली बार 1853 में पहुंचा था, जब एक जहाज के कैप्टन मार्केटॉ कूपर पहुंचे थे। उस जगह पर जिसे ओट्स कोस्ट ऑफ विक्टोरिया लैंड कहा जाता था। आज वहां पूरे महाद्वीप पर जगह जगह बने रिसर्च स्टेशन में 1 से 5,000 लोग रहते हैं और इस रहस्यमय जगह के राज जानने की कोशिश में इस मौसम की मार सह रहे हैं। एंटार्क्टिका की सबसे खास बात यह है कि इसका करीब 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ कभी कभी कोई अलग सी जगह नजर आती है, पहाड़, उभार या चोटियां। एंटार्क्टिका महाद्वीप की सबसे कम खोज हुई है। यहाँ तक कि नॉर्थ पोल जहाँ सिर्फ बर्फ है, वहाँ इससे ज्यादा खोज हो चुकी है। ये एक रहस्य है। शायद ये दुनिया का आखिरी सबसे बड़ा इलाका है जहाँ कम खोज हुई है। एंटार्क्टिका एक बर्फीला वीराना है और हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। कुछ जगहों पर तो एंटार्क्टिका की बर्फ करीब 4.5 किलोमीटर तक मोटी है और उस बर्फ के नीचे क्या है, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक राज ही है। हमें इस तरह से समझना चाहिए कि सीयर्स टावर की ऊंचाई आधे किलोमीटर से थोड़ी ही कम है और अगर हम 9 सीयर्स टावर को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दें, तब भी उनकी ऊंचाई बर्फ की उस चादर को पार नहीं कर पाएगी। ज्यादातर जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एंटार्क्टिका पूरी तरह से जमा हुआ है और करीब 1,20,00,000 सालों से ये वीरान है। मगर 2012 में ली गई कुछ तस्वीरों से यहाँ कुछ ऐसी संरचनाएं नजर आई जो हमारी सोच को बदल देंगी। आज यहाँ से बर्फ पिघल रही है। यहाँ से एक रहस्यमय पिरामिड का एक ढांचा निकल रहा है। हाल में ही इस बात से जुड़ी कई रिपोर्ट्स आई कि पिरामिड्स एंटार्क्टिका में भी पाए गए हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी दिखाई गईं जिनमें 4 किनारों वाला पिरामिड नजर आ रहा था, बिल्कुल मिस्र के गिजा और दुनिया की कई दूसरी जगहों के पिरामिड जैसा। उन तस्वीरों के बारे में मुख्य धारा के वैज्ञानिकों का कहना था कि वो जमीन की कुदरती बनावट है, मगर जोसेफ वाइट जैसे सैटेलाइट इमेजरी एनालिस्ट का कहना है कि ये बात सही नहीं है। मार्च 2013 में उन्हें जो मिला वो उनके मुताबिक एक और पिरामिड का सबूत था जो एंटार्क्टिका के दूर दराज के शैकल्टन माउंटेन रेंज के दक्षिण में मिला था। मैंने पहली बार उस स्ट्रक्चर को गूगल अर्थ पर देखा था। उस वक्त मैं असल में एंटार्क्टिका के कुछ बड़े ही अनोखे ब्लैंक स्पॉट्स को देख रहा था। तभी मेरी नजर इस बिल्कुल चौकोर स्ट्रक्चर पर पड़ी जो मुझे एक बिल्डिंग या किसी पिरामिड जैसी लगी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो काफी बड़ी और चौकोर है। वो कंपास के कोऑर्डिनेट्स की सीध में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये स्ट्रक्चर बहुत सोच समझकर बनाया गया है, क्योंकि पहाड़ जैसे रैंडम स्ट्रक्चर्स कंपास से अलाइन नहीं होते। कोई स्ट्रक्चर कुदरती है या नहीं, इसका पता लगाने का एक और तरीका है उसकी सिमेट्री देखना। उसके राइट एंगल्स और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स या फिर वैसी शेप आमतौर पर कुदरत में देखने को नहीं मिलती। ये स्ट्रक्चर पूरे 2 किलोमीटर का स्क्वायर है। इसके इस कोने से इस कोने तक की दूरी पूरे 2 किलोमीटर है और इस कोने से इस कोने तक की दूरी भी 2 किलोमीटर है। इसीलिए ये पृथ्वी पर मिले आज तक के किसी भी पिरामिड से दुगना बड़ा है। इस बात पर भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि एंटार्क्टिका में भी पिरामिड हो सकता है, लेकिन हाल के वर्षों में आर्कियोलॉजिस्ट को दुनिया भर में सदियों से गुम पिरामिड मिले हैं जो उन्हें भी कुदरती संरचना ही समझ लिया गया था।
लेकिन वो बड़ी ही अनोखी जगहों पर छिपे मिले। वो उत्तरी पेरू के मैदानों में मिले तो इंडोनेशिया के मलबे और मिट्टी के नीचे दफन मिले। एक तो शायद लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में भी है। हमें आज दुनिया भर में पिरामिड स्ट्रक्चर्स के सबूत मिल रहे हैं। इसके बाद तो अब ये भी लगने लगा है कि शायद कभी अंटार्कटिका में इंसानों की बस्ती थी। तो क्या वो एक लुप्त सभ्यता थी? क्या वो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थे? और ये भी तो हो सकता है कि हमारी अपनी सभ्यता के सबसे पहले मॉन्यूमेंट्स शायद अंटार्कटिका में ही बने थे। तो ये दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि शायद ये वो मास्टर पिरामिड हो जिसके आधार पर दुनिया के बाकी के पिरामिड्स बने हों। दुनिया भर के पिरामिड के स्ट्रक्चर और वो असल में क्या है, इस विषय पर काफी रिसर्च हो चुकी है और उसमें से एक थियरी मानती है कि पिरामिड असल में पावर जनरेटर्स थे, और अगर इन्हें बहुत सोच समझ कर दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर बनाया गया हो और वो वाकई वो चार्ज पैदा कर रहे हों, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो दुनिया भर में एक जनरल स्टैंडिंग वेव बना रहे थे, जो असल में ऊर्जा का एक वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। माना जाता है कि प्राचीन जहाज परग्रही और वो लोग जो बड़ी उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस थे, वो इस एक दूसरे से जुड़े वायरलेस एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया की एक से दूसरी जगह तक जाने में करते थे। और ऐसे में ये बात समझ में आती है कि अगर दुनिया की दूसरी जगहों पर इस तरह की पिरामिड पावर ग्रिड थी, तो फिर अंटार्कटिका में भी पिरामिड जरूर होने ही चाहिए। इन पिरामिडल स्ट्रक्चर्स के बारे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो कहां से आए थे, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स दुनिया भर में है, जिसका मतलब है कि इनका मकसद क्या था, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इनकी शुरुआत एंटार्कटिक महाद्वीप से हुई थी। हो सकता है कि शैकल्टन माउंटेन रेंज के पास जोसेफ वाइट जिस पिरामिड की खोज का दावा कर रहे हैं, और हाल ही में अंटार्कटिका में जिन पिरामिड के आकार की दूसरी संरचनाओं की फोटो ली गई है, उनसे हमें इस बात के सबूत मिल सकेंगे कि हमारे अतीत में कभी दूसरे ग्रह के जीव पृथ्वी पर आते थे, और अगर वो वाकई इंसान की बनाई संरचनाएं हैं, तो उन्हें उस जगह पर कैसे बनाया गया जिसे हम करीब 1 करोड़ 20 लाख साल से बर्फ के नीचे दबा मान रहे हैं। कि अंटार्कटिका शायद उस वक्त से बर्फीला वीराना नहीं जब से मुख्यधारा के वैज्ञानिक मान रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इससे जुड़े दूसरे सबूत हमें उस 500 साल पुराने नक्शे की जांच से मिल सकते हैं, जिसमें इस महाद्वीप पर बर्फ नजर आ ही नहीं रही है। क्या हमारे अतीत में अंटार्कटिका में परग्रही रहते थे? क्या उन्होंने इस महाद्वीप का अध्ययन किया था और हमारे लिए उससे जुड़ी जानकारी छोड़ गए? और अगर ऐसा था तो दूसरी दुनिया के उन जीवों का क्या हुआ? साइबेरिया 2013। एक वोली मैमथ की लाश मिली जो ग्लेशियर की बर्फ में अचानक ही जम गया था, और ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि उसका खून और उसकी मांसपेशियों के टिश्यू पूरी तरह से संरक्षित थे। 20वीं सदी की शुरुआत के बाद से साइबेरिया के बर्फीले वीराने में मिली वोली मैमथ की दर्जनों लाशों में से वो भी एक थी। उनमें से कई तो सस्पेंडेड एनिमेशन में फंसे थे, किसी के मुंह में खाना था तो किसी के पेट में ऐसे पौधे के अवशेष जो गर्म जलवायु वाली जगहों पर ही होते हैं। अचानक जमे हुए उस वोली मैमथ की खोज ने वैज्ञानिकों के सामने कई बड़े दिलचस्प सवाल खड़े किए हैं। क्या वोली मैमथ के साथ उसी जगह कुछ ऐसा हुआ था कि वो अचानक इतनी जल्दी जम गए? मगर इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि कहीं का मौसम आखिर कितनी जल्दी बदल सकता है, और क्या वो कोई तबाही थी, एक ऐसी तबाही जो अचानक ही आ गई। सन 1958 में हार्वर्ड से पढ़कर निकले एक वैज्ञानिक चार्ल्स हैपगुड ने
एक किताब लिखी, अर्थ्स शिफ्टिंग क्रस्ट। इसमें उन्होंने लिखा कि पृथ्वी की पपड़ी के कुछ वक्त कि वो आज की स्थिति में आ गए। प्रोफेसर हैपगुड का कहना था कि पिछला नॉर्थ पोल असल में हडसन बे के आसपास था, मगर वो फिर उस जगह पर आ गया जहां आज है। इसके अलावा सदर्न पोल के बारे में भी उनका यही कहना है कि अंटार्कटिका के उस इलाके में तब टेम्परेट क्लाइमेट था, मगर फिर वहां अचानक ही बर्फ की काफी मोटी परत जम गई और मौसम इतना ठंडा हो गया। उनका कहना है कि आखिरी बार ऐसा आज से करीब 12,000 साल पहले हुआ था। जब हम पृथ्वी की पपड़ी की डिस्प्लेसमेंट थ्योरी और उसकी प्लेट टेक्टोनिक्स को देखते हैं तो यही लगता है कि पृथ्वी की पपड़ी असल में मैग्मा पर तैर रही है और इसीलिए वो शिफ्ट होती रहती है। पृथ्वी की पपड़ी कोई एक ठोस चीज नहीं बल्कि अलग अलग टुकड़ों से बनी है। उसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महाद्वीपों ने किस तरह से अपनी जगह बनाई और वो खिसक कर कहाँ पहुँचे और किस तरह से वो समय के साथ एक दूसरे से दूर होते चले गए। अब सवाल ये है कि अंटार्कटिका जितनी बड़ी जगह अचानक कैसे शिफ्ट हो गई, या वो इतनी बड़ी नहीं थी। हैपगुड जिन क्रिस्टल शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं वो कुछ दिनों में हुआ होगा, और अगर वहां पर कोई सभ्यता बसी थी तो उस क्रिस्टल डिस्प्लेसमेंट के समय उस पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा, और वो असर इतनी जल्दी हुआ कि वहां सब कुछ फौरन जम गया होगा। हालांकि हैपगुड के इस अचानक बहुत बड़े पैमाने पर हुए पृथ्वी की पपड़ी के शिफ्ट्स को व्यापक रूप से नहीं माना गया, मगर मशहूर फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन इस बात से भौचक्के थे और उन्होंने हैपगुड की किताब की प्रस्तावना भी लिखी। हैपगुड की इस थ्योरी को और भी सपोर्ट तब मिला जब 1960 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आर्चीव्स में कुछ ढूंढते हुए उन्हें 1531 में छपा एक नक्शा मिल गया। वो नक्शा बनाया था मैथमेटिशियन और कार्टोग्राफर ऑरेंटियस फिनरस ने, और उसमें एक ऐसा महाद्वीप नजर आ रहा था जहां बर्फ नहीं थी, और वो उसी जगह पर था जहां आज के नक्शों में अंटार्कटिका है। और फिर 1820 में हमें पता लग पाया कि अंटार्कटिका असल में कैसा था। इसमें भी इस ऑरेंटियस फिनेस के 1531 के नक्शे में भी अंटार्कटिका वही था। अब सवाल ये है कि वो इस नक्शे पर आखिर नजर कैसे आ रहा है। रिसर्चर्स इस बात से हैरान थे कि ऑरेंटियस फिनियस के नक्शे पर एक ऐसा महाद्वीप कहां से नजर आ रहा है जिसकी खोज ही करीब 300 साल बाद हुई थी। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उस नक्शे में अंटार्कटिका में बर्फ नहीं दिख रही है। अगर हम मान लें कि खोजकर्ताओं ने 1500s में किसी तरह से अंटार्कटिका की खोज कर भी ली होगी तो वहां तो बर्फ जमी होगी, मगर कमाल की बात यह है कि फिनियस के नक्शे में एक ऐसी कोस्ट लाइन दिख रही है जहां बर्फ नहीं है, बल्कि उस पूरे महाद्वीप पर नदियां, घाटियां और पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। उस नक्शे में माउंटेन रेंजेस दिख रही है और उनसे निकलने वाली नदियां नजर आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो जमी हुई थी, वहां सिर्फ बर्फ थी, मगर नासा के पास भी अंटार्कटिका महाद्वीप की रेडार से ली हुई एक तस्वीर है जिसमें माउंटेन रेंजेस दिख रही है। साथ ही एक तस्वीर में ऑरेंटियस फिनियस के नक्शे में भी उसे दिखाया गया है। ये माउंटेन रेंज वही है। क्लाइमेटोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस जगह पर आज से कम 6000 साल पहले बर्फ नहीं रही होगी। तो फिर ये नक्शा कहां से आ गया? क्या फिनियस के पास कोई और पुराना नक्शा था? कई हजारों साल पुराना नक्शा? शायद सबसे ज्यादा हैरान थे अमेरिकन एयरफोर्स के कार्टोग्राफर्स जिन्हें 1960s में वो नक्शे भेजे गए थे, और उनका कहना था कि उन्हें बड़ी ही उन्नत स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री से बड़े सटीक तरीके से बनाया गया था, जबकि वो नक्शे कई 100 साल पहले बनाए गए थे।
ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हमें 16th सेंचुरी के एक नक्शे पर आज इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी नजर आती है, और इससे मेरे मन में यही सवाल उठता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने किसी एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो। इस तरह का नक्शा बनाने के लिए कम से कम 128 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाना जरूरी है, जिसमें इलाकों के आउटलाइन नजर आए। तो अब ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन नक्शों को उन नक्शों के आधार पर बनाया गया था जो कभी परग्रही लैंड सर्वियर्स ने बनाए थे? इस तरह की चीजें, और अब अगर हम इनके साथ पिरामिड जैसी चीजों को भी जोड़ दें तो यही लगता है कि एंटार्क्टिका में एक प्राचीन सभ्यता थी, और वो आज से करीब 12,000 साल पहले थी। मगर मन में ये सवाल भी उठता है कि वो किस तरह की सभ्यता थी? कहीं वो सभ्यता परग्रही तो नहीं? क्या हमारे अतीत में एंटार्क्टिका में परग्रही रहते थे? क्या उन्होंने इस महाद्वीप का अध्ययन किया था और हमारे लिए उससे जुड़ी जानकारी छोड़ गए? और अगर ऐसा था तो दूसरी दुनिया के उन जीवों का क्या हुआ? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि इससे जुड़े कई सुराग हमें मिस्र की उन कहानियों से मिल सकते हैं जिनमें पृथ्वी का रूप बदल देने वाली एक तबाही की बात की गई है। क्या इस बात के सबूत मिल सकते हैं कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक प्राचीन परग्रही सभ्यता दफन हो गई थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि ये सच है, और वो मानते हैं कि परग्रहियों की मौजूदगी के लंबे इतिहास नहीं। एडफू, मिस्र। नील नदी के पश्चिमी किनारे पर बना है एडफू का मंदिर, जो प्राचीन साम्राज्य का एक सबसे बड़ा और बहुत अच्छी तरह से संरक्षित मंदिर है, जो करीब 237 बीसी में बना था। एडफू मंदिर बड़ा ही अहम है। इसके अंदर जाते ही लगता है जैसे हम एक किताब के अंदर आ गए हों। ये मंदिर लेखों से भरा हुआ है। हर दीवार, हर खंबे, हर कमरे, हर चैम्बर में लेख ही लेख हैं। इन सभी को कहते हैं एडफू टेक्स्ट। इनकी सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर लेख सृष्टि की रचना के बारे में हैं। इन लेखों के मुताबिक पृथ्वी की रचना शक्तिशाली देवताओं ने की थी, और वो आसमान से आते थे। उन देवताओं ने सबसे पहले एक जगह बनाई जिसका नाम था आइलैंड ऑफ द एग। दो देवताओं ने एक प्राचीन झील के बीच में एक टापू बनाया और फिर सृष्टि की रचना की, और शुरुआत उसी टापू से हुई। उस बेहद रहस्यमय प्राचीन दुनिया में रहने वाले भी बड़े ही अनोखे जीव थे। शायद लोग 3 अलग अलग समूह में रहते थे। एक को संत कहते थे, दूसरे बिल्डर्स थे, और तीसरे शिप्टू थे। कोई नहीं जानता था वो कौन थे। वो सबसे रहस्यमय थे क्योंकि कहा जाता है कि वो पानी के अंदर से निकलते थे। मिस्र के लोग मानते हैं कि उसके बाद कई देवता आए और उन्होंने पहले मंदिर का निर्माण किया। यहाँ लिखा है कि इस जगह पर दुनिया के पहले मंदिर बनाए गए। दुनिया के सबसे पहले मंदिर। माना जाता है कि ये मिस्र के हर मंदिर का ब्लूप्रिंट बन गए थे। जब सृष्टि की रचना करने वाले देवताओं ने सृष्टि की रचना का काम पूरा कर लिया, तब वो अपने विशाल परिंदे के पास जमा हुए और उसके ऊपर सवार होकर आसमान में चले गए। प्राचीन मिस्र के लोगों ने इन दीवारों पर जो भी लिखा है वो पूरी तरह से सच है। सच के सिवा और कुछ भी नहीं। अगर इन दीवारों पर लिखा है कि एक अनजान सी जगह पर एक टापू था जहां से देवता आसमान में जाया करते थे, तो प्राचीन मिस्र के लोग जो इन पर यकीन करते थे वो मानते हैं कि वो टापू वाकई था। एडफू टेक्स्ट के मुताबिक वहां रहने वाले सभी लोग वहां से नहीं गए थे, और कई पीढ़ियों के बाद उस टापू का बहुत बुरा हाल हुआ।
यहाँ रहने वालों का यानी उन देवताओं का क्या अंजाम हुआ, इसके बारे में ये लेख बिल्कुल अलग है। माना जाता है कि जब उन्होंने मंच तैयार कर दिया, वो मंदिर बना दिए, तो अपने काम को अपने वारिसों के हवाले करके वो खुद यहाँ से चले गए। कोई नहीं जानता वो कहाँ गए। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा दिलचस्प हुआ था। शायद युद्ध हो रहा था। उन देवताओं की सेना के सेनापति थे ये गरुड़ देवता, और उनका सामना जिस सेना से था वो सांपों की थी। आसमान में दुश्मन माना जाने वाला सांप नजर आया। उसे लंबी छलांग लगाने वाला कहते थे। कहा जाता है कि उसके आते ही पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया और फिर अचानक एक जबरदस्त बाढ़ आई और ये पवित्र टापू उजड़ गया। जब पानी उतरा तो यहाँ के मूल जीव, जिन्हें प्राचीन लोग या फिर बुजुर्ग कहा जाता था, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। शायद वो लंबी छलांग लगाने वाला दुश्मन सांप असल में एक उल्का था जो हमारे सौर मंडल के अंदर आ गया था, और उसके गिरने से यहाँ जबरदस्त तबाही मच गई थी। कहीं एडफू मंदिर में लिखी इस प्राचीन विनाश की बात किसी प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा तो नहीं कर रही थी, या फिर वो एक सोच समझकर किया गया हमला था? वो हमला कहीं दूसरे ग्रह के उन जीवों पर तो नहीं किया गया था जो आज के एंटार्क्टिका महाद्वीप पर रह रहे थे? हमें एडफूटेक्स को और आइलैंड ऑफ द एग की कहानी को एक बार फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लेटो की लिखी एक कहानी का स्रोत है। प्लेटो ने अपनी एटलांटिस की कहानी में उसका पूरा ब्यौरा दिया है। उन्होंने लिखा है कि वो एक बहुत बड़ा टापू था जो आज के लीबिया और नॉर्थ अफ्रीका के मिले जुले आकार जितना बड़ा था। उसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी पर सिर्फ एक ही ऐसा टापू था जो महासागर के बीच में बसा था, और उसका रंग रूप आज के एंटार्क्टिका से मिलता है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ओरेंटियस फिनिस के नक्शे में जिस टापू वाले महाद्वीप को दिखाया गया है, उससे पता लगता है कि साउथ पोल भी अपनी आज की उस जगह से करीब 7.5 डिग्री या 1600 किलोमीटर दूर था। कहीं ये शिफ्ट इस बात की तस्दीक तो नहीं करता कि हमारे अतीत में एक महाविनाश हुआ था? अगर ऐसा हुआ था तो क्या एडफू मंदिर में सृष्टि की रचना से जुड़े लेख सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है? जिस विनाश की वजह से एंटार्क्टिका अपनी जगह से शिफ्ट हुआ था, उसने वहां बसी सभ्यता को खत्म कर दिया होगा, और फिर वक्त के साथ वहां जो भी इमारतें और पिरामिड्स थे वो सब बर्फ के नीचे दफन हो गए, और फिर पूरा एंटार्क्टिका ही बर्फ के नीचे दब गया। लेकिन वहां किसी सभ्यता की बात उत्सुकता जगाती है, और वो सच भी हो सकती है। क्या इस बात के सबूत मिल सकते हैं कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक प्राचीन परग्रही सभ्यता दफन हो गई थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये सच है, और वो मानते हैं कि परग्रहियों की मौजूदगी के लंबे इतिहास नहीं, एक और बड़ी शक्ति को इस बर्फीले वीराने तक आने पर मजबूर किया था, नाजीज को। ये रेगिस्तान उत्तरी मैक्सिको में टेक्सास के एल पासो शहर से 650 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। सेबायोस शहर के पास मौजूद इस इलाके को स्थानीय लोग जोना डेल सिलेंसियो या जोन ऑफ साइलेंस कहते हैं। ये जगह पृथ्वी पर हुई कुछ बेहद अजीबोगरीब घटनाओं का गढ़ है। ये जगह बहुत अजीब है, हर तरफ अजीब से पत्थर हैं। इस पूरे एरिया में आपको हर तरफ अजीब से म्यूटेटेड एनिमल्स मिलेंगे। यहाँ आते ही आपको एक अजीब सी फीलिंग होने लगेगी।
यहाँ कुछ काम नहीं करता। आप सेल फोन ले जाइए, आपका सेल फोन बंद हो जाएगा। अगर रेडियो ले जाते हैं तो वो नहीं चलेगा। यहाँ तक कि आपके कंपास में भी सिर्फ सुइयां घूमती रहेंगी। 1930 में जोन ऑफ साइलेंस की पहली बार पहचान की थी फ्रांसिस्को साराबिया ने। वो एक मैक्सिकन पायलट थे जिनका दावा था कि इस इलाके में उड़ान भरते वक्त अचानक उनके रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। वो इसे मेक्सिको का बर्म्यूडा ट्रायंगल कहते हैं। अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये प्रैक्टिकली उन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच मौजूद है, जिनके बीच एक तरफ इजिप्शियन पिरामिड्स खड़े हैं। साथ ही इस पूरे एरिया में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने वाली इन स्ट्रेंज इवेंट्स के बीच कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। जोन ऑफ साइलेंस से जुड़ी सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक है 11 जुलाई 1970 की घटी ये घटना। इस रोज यूएस एयरफोर्स ने ग्रीन रिवर यूटा के अपने सैन्य अड्डे से एक अथीना मिसाइल को लॉन्च किया। इस मिसाइल को यहां से लगभग 1100 किलोमीटर दूर न्यू मैक्सिको की व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में लैंड करना था। लेकिन कुछ न समझ में आने वाली वजहों से वो मिसाइल व्हाइट सैंड्स रेंज से कई 100 किलोमीटर दूर जोन ऑफ साइलेंस की ओर पहुंच गई। वो मिसाइल सिर्फ अपने रूट से नहीं हटी थी, बल्कि वो इतना ज्यादा ऑफ कोर्स थी जैसे कि उसे वहां से उठाकर दूर फेंक दिया हो। एक नासा स्पोक पर्सन ने ये कहा कि ये ऐसा है जैसे मिसाइल खुद इस एरिया में खींची चली आई हो और वहां पर क्रैश होकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि जोन ऑफ साइलेंस में इस रहस्यमयी खिंचाव से पहुंचने वाली ये मिसाइल अकेली चीज नहीं थी। एंशिएंट एलियन थ्योरिस्ट्स का मानना है कि बहुत बड़ी तादाद में मीटेओराइट्स इस जगह पर क्रैश हुए हैं। इस बात के ढेरों एविडेंस है कि जोन ऑफ साइलेंस एक ऐसा पावरफुल एनर्जी वॉर्टेक्स एरिया है जो लिटरली मीटेराइट्स और स्पेस के दूसरे डेब्री को नॉर्दर्न मेक्सिको के इस छोटे से इलाके में खींच रहा है। जोन ऑफ साइलेंस में यूएफओज मिलने की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स में सबसे इंटरेस्टिंग और पॉपुलर रिपोर्ट शायद सेबाइल्स शहर से आई थी। गर्मियों की दोपहर में शहर के लोगों ने आउटस्कर्ट्स पर आसमान में एक चीज को घूमते देखा। उनका कहना था कि वो लगभग 100 मीटर चौड़ी थी और उसमें से मल्टी कलर्ड लाइट्स फ्लैश हो रही थीं। वहाँ कुछ हो नहीं रहा था, वो चीज बस रेगिस्तान के ऊपर घूम रही थी और थोड़ी देर के बाद वहाँ से गायब हो गई। इस पूरे इलाके में मैग्नेटिज्म का लेवल बहुत ज्यादा है, जो कि साइंस ने भी माना है। हम जानते हैं कि इस जगह का अपना एक मैग्नेटिक सिग्नेचर है, लेकिन क्या ये इतना स्ट्रांग है कि मीटेओराइट्स जैसी बड़ी चीजों को खींच सके? हमें इस पर थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है। एक साइंटिस्ट के तौर पर हमारा दिमाग कुछ इस तरह ट्रेंड होता है कि हम यूं ही हर चीज पर भरोसा नहीं कर लेते। मतलब जब तक कि हमारे पास कोई एविडेंस ना हो। मैं कह सकती हूँ कि अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड जगह जगह अलग हो सकती है। आज के अमरीकी दक्षिण पश्चिम में 3000 साल पहले आनासाजी लोग उत्तरी इलाके में रहा करते थे। आनासाजी का मतलब है प्राचीन प्राणी। उनके लिए तारों का अत्यधिक महत्व था। वैज्ञानिकों ने मालूम किया है कि 1054 ईस्वी में पृथ्वी से एक सुपरनोवा विस्फोट दिखाई दिया था। कई लोगों का मानना है कि इस घटना का पहला चित्र आनासाजी लोगों की गुफाओं में मिला था। ये जगह जोन ऑफ साइलेंस के दक्षिण में है। माया सभ्यता जैसी अन्य सभ्यताओं में भी ऐसी ही एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना का विस्तृत विवरण मिलता है। क्या ये संभव है कि ये दोनों सभ्यताएं
आपस में जानकारी साझा कर रही थीं। लेकिन इन दोनों सभ्यताओं के बीच और किस तरह की समानता है? क्या इनमें से कोई एस्ट्रोनॉमिकल ओरिजिन की है? अगर हम पास्ट के एंशिएंट बिलीफ्स की बात करें, चाहे वो एनासाजी लोगों के हों या मेसो अमेरिकन्स के, तो हम जानते हैं कि वो लोग स्काई पीपल यानी स्काई विजिटर्स के बड़े बिलीवर थे। अगर ये विजिटर्स सच में आसमान से आए थे तो ये थे कौन? इन दोनों के बीच हजारों किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, लेकिन नॉर्थ के अनासाजी और साउथ के मेसो अमेरिकन्स दोनों ने जोन ऑफ साइलेंस ढूंढा, जिसे अपने कल्चर्स के मीटिंग पॉइंट की तरह यूज किया। अब आप सोचिए कि अगर आप रात में स्टार्स को स्टडी करके कॉन्स्टेलेशंस बनाते हैं, तो इसमें जो आपको डेफिनेटली दिखाई देगी वो है मीटियोराइट्स, जो आसमान में चमकते दिखाई देंगे। अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस स्काई रीडिंग पर बेस्ड है, तो आप इन मीटियोराइट्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि आखिर आप जा कहां रहे हैं। ये थियरी ही उन्हें जोन ऑफ साइलेंस तक ले गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विजिटर्स में काफी कुछ मिलता जुलता है। वो लंबे हैं, स्किन बेरंग है, बाल सफेद हैं, और जिस वक्त की ये कलाकृतियां हैं उस वक्त के लोग सांवले होते और उनके बाल काले होते। लेकिन ये साउथ अमेरिका के कुछ देवी देवताओं से बहुत मिलते जुलते हैं। कथाओं की माने तो आसमान से आने वाले इन यात्रियों ने प्राचीन लोगों से अपना परिचय करवाया। क्या ये संभव है कि उनका मुलाकात करने का ये सिलसिला आज भी जारी है? कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि यूएफओ साइटिंग्स के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं और आज भी ऐसी इनकंसिस्टेंसीज को लेकर बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं, तो शायद इन चीजों का कोई कनेक्शन हो ही। शायद वो एक वोर्टेक्स हो या फिर एक डिमेंशनल पोर्ट। हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन उस इलाके में कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। अगर मैं एक एलियन होता जो 10,000 साल पहले यहाँ आया होता, तो ऑफ कोर्स उस वक्त किसी तरह के रोड मैप्स नहीं रहे होंगे। उस केस में मैं अर्थ के सरफेस पर मौजूद इन मैग्नेटिक स्पॉट्स को एक तरह के साइन पोस्ट की तरह यूज करता, ताकि जब मैं लौटूं तो वो साइन पोस्ट अर्थ पर मुझे रास्ता ढूंढने में गाइड करें और मैं वापस प्लैनेट अर्थ पे आ पाऊं। और अर्थ पर ऐसे कई स्पॉट्स हैं जो हाईली मैग्नेटिक हैं। क्या ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स इस मैग्नेटिक अंतर को पहचान पाते हैं? और क्या प्राचीन यात्रियों के लिए इसका कोई उपयोग था? लेकिन क्या ये मैग्नेटिक स्तर, स्काई गॉड से जुड़ी कथाएं और हाल ही में यूएफओ दिखाई देने की घटनाएं इस बात का सबूत है कि यहां किसी तरह का पोर्टल है? या ऐसी कुछ और जगहें हैं जो इसके सीधे सबूत दे सकें?